नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अब दिखाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। चलो, तो ये जो मजेदार चैप्टर है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जहां हम पहुंचे थे वहीं से शुरुआत करेंगे। अभी 1-2 मिनट में जितने भी आने वाले होंगे, जिनको पढ़ने की उत्सुकता है वो आ जाएंगे, बाकी जो नहीं आते वो नहीं आएंगे। अभी के लिए 9 है 10वां में। तो ये जो पाठ है, ये जो चैप्टर है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिनके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। मैंने आपको बताया कि ये एक आपको नॉलेज देने वाला, ज्ञान देने वाला चैप्टर है, जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि पुराने समय में किस तरह से फिल्में जो है बनाई जाती थी, क्या क्या प्रयोग किए जाते थे, और आजकल जो है फिल्में वो भी आप देखते हो तो आपको मालूम ही है। कहाँ पहुंचे थे हम? लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन है ना? यस सर, लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, और सॉरी फोर्थ लाइन, शैलेंद्र को उम्मीद नहीं थी। हाँ, उत्सुकता पूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, वहां तक हमने पढ़ा था, बराबर ना? यस सर। तो हमने जो है आखिर में कल जो है हमने पढ़ा था कि जब शैलेंद्र राज कपूर साहब के पास इस फिल्म की, तीसरी कसम फिल्म की कहानी सुनाने के लिए गए, तो उन्होंने तुरंत ही जो है इस फिल्म के लिए हाँ कह दी, और उन्होंने पारिश्रमिक जो है उसकी चिंता किए बगैर, मतलब कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, इससे कितनी कमाई होगी, ये कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तीसरी कसम फिल्म की जो स्टोरी थी वो देखकर ही, सुनकर ही उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। अब एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि ये जो तीसरी कसम फिल्म है वो एक साहित्यिक फिल्म है। कल मैंने आपको बोला था कि इसमें जो है कवि शैलेंद्र ने एक साहित्यिक फिल्म होने के नाते इसके अंदर जो है साहित्य को उजागर किया है। तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं तो हूं ही, मैं आपको बता दूंगा। ये तीसरी कसम फिल्म जो है वो एक साहित्यिक रचना के ऊपर से बनाई गई है। वो कौन सी साहित्यिक रचना है मालूम है आपको? मालूम है किसी को कि मैं बता दूं? हाँ या ना? सर प्लीज रिपीट। ये जो तीसरी कसम फिल्म है वो एक साहित्यिक रचना जो है, किताब के अंदर किसी लेखक या कवि के द्वारा रची हुई, उसके ऊपर से बनाई गई ये फिल्म है। तो वो साहित्यिक रचना कौन सी थी जिसके ऊपर से ये फिल्म बनी, मालूम है आपको? नो सर, नहीं याद है। नो सर। नेविल को पता होगा, पता है नेविल? नो सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो है तीसरी कसम फिल्म, वो वैसे तो 2 नाम है उसके। इसको बनाया गया है श्री फणीश्वर नाथ रेणु, जो हिंदी के बहुत ही बड़े साहित्यकारों में उनका नाम है।
कवियों में उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखना, नहीं याद रहता तो लिख लेना। फणीश्वर नाथ रेणु जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नामों में से एक नाम है, जिनकी रचना थी मारे गए गुलफाम। क्या रचना थी? फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना थी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। यही रचना ये फिल्म है, समझ लो। याद रहा, मारे गए गुलफाम। याद रहा दोनों। फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक रचना थी मारे गए गुलफाम, ये है तीसरी कसम। याद रहा? यस सर। ठीक है। अब ये जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी की मारे गए गुलफाम, बहुत बड़े लेखकों में उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। हिंदी साहित्य के जो अच्छे अच्छे लेखक और कवियों के नाम है उनमें फणीश्वर नाथ रेणु का नाम है। आप YouTube पे या तो नेट पे सर्च करके देख सकते हो। वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम। ये यही है जिसके ऊपर से ये फिल्म जो है वो बनी हुई है। और वो कहानी जो है वो कहीं अगर आपको YouTube वगैरह में मिलती है तो सुनना, बड़ी अच्छी कहानी है। उसी के ऊपर से ये फिल्म बनाई गई है और वही जो कहानी है उसमें जो पात्रों के नाम थे वही नाम इस फिल्म के अंदर दिए गए हैं। राज कपूर साहब का नाम जो है वो इस फिल्म के अंदर हीरामन। क्या है? हीरामन। हाँ, ऐसे फटाफट जवाब देते जाना ताकि बीच में हमें रुकना ना पड़े। और जो वहीदा रहमान है उनका नाम इस फिल्म के अंदर हीराबाई है। दोनों का सेम नाम है, हीरामन, हीराबाई। राज कपूर साहब का नाम है हीरामन और वहीदा रहमान का नाम है हीराबाई। तो बहुत अच्छी कहानी है ये। 2 नंबर के स्मगलिंग के धंधे जो चल रहे हैं उसमें हीरामन जो है वो बैलगाड़ी बेचारा सीधा साधा एक गांव का देहाती, अनपढ़, गवार, जो भी कहो, ऐसा एक भोला भाला व्यक्ति है जो बड़े बड़े सेठ जो होते हैं जो स्मगलिंग का धंधा करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, उनका जो माल है वो बैलगाड़ी में ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और वहीं पर उसी समय जो है ये हीराबाई से मुलाकात होती है हीरामन की। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, जिसके ऊपर से ये पाठ जो है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये फिल्म जो है तीसरी कसम वो बनाई गई है। बड़ी मजेदार है। आप देखोगे तो मैंने कल जो है देखा था YouTube में, कहीं कहीं ये फिल्म जो है आपको YouTube में तीसरी कसम लिखोगे ना तो आपको मिल जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। बड़ा अंधेरा अंधेरा सा ही लगता है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है और रात का शूटिंग जो है वो ज्यादा है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे गाने कट कर दिए गए हैं, कुछ कुछ बीच में से जो है सीन जो है वो कट कर दिए हैं। ऐसे करके 2-2.5 घंटे की फिल्म बनाकर YouTube में लोग चढ़ा देते हैं। ऑफिशियली कोई नहीं है, मेरे और आपके जैसे लोगों ने चढ़ाई हुई फिल्में हैं। बाकी 3-3.5 घंटे की ये पूरी फिल्म है। अब मैंने आपको जो है पूरी पीढ़ी बताई थी राज कपूर साहब की, तो आपको ये भी मालूम होगा कि राज कपूर साहब के पिताजी, जिन्होंने कपूर खानदान को फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार उन्होंने पैर रखा, क्या नाम है उनका मालूम है? राज कपूर साहब के पिता का नो सर। बड़ा इंटरेस्टेड है, ये जानना आपको जरूरी है ताकि आपको नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। फिल्म इंडस्ट्रीज में कपूर खानदान जो है वो बड़ा फेमस है। सालों से उन्होंने पैर जमाए हुए हैं बॉलीवुड के अंदर। राज कपूर साहब के पिताजी का नाम है पृथ्वीराज कपूर। क्या नाम है?
पृथ्वीराज कपूर। हाँ, जो पृथ्वीराज कपूर है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान को लाने वाले वही हैं। पहला पैर उन्होंने जमाया था और उनकी फिल्म जो है वो आपने देखी होगी, शायद आपके भाग्य में है तो, मुगले आजम देखिए, जिनमें अकबर बने हैं वो है पृथ्वीराज कपूर। देखिए मुगले आजम। यस। नाम तो सुना है लेकिन देखी नहीं। नाम देखो सुना है, मुगले, देखी नहीं। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है मुगले आजम, लेकिन 2007 में, या पक्का तो मुझे भी मालूम नहीं है, 2004 या 2007 में उसको जो है रंगीन फिल्म बनाया गया थी। वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म उस जमाने की, लेकिन उसको कलरिंग बनाया गया। टेक्नोलॉजी आ गई तो उस फिल्म को, पूरी फिल्म को कलर फिल्म बनाई और बाद में रिलीज किया था 2004 में शायद, और वो बहुत चली थी। मुगले आजम कलर फिल्म थी, वही फिल्म पुरानी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ कलर जो है फिल्म बना दी, ब्लैक एंड व्हाइट में से कलर फिल्म बना दी। बड़ी अच्छी फिल्म है मुगले आजम। आपने कहानी तो सुनी होगी वो सलीम वाली। अकबर जो उनका नाम है वो है पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर साहब के पिता। अब पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे थे। कौन कौन मालूम है? पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे मालूम है आपको? नो सर। नींद नहीं आने लगती ना, ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, नींद नहीं आती ना, वरना छोड़ दूं। नो सर, नहीं नींद आती। हाँ तो ठीक है, वरना क्या है, किसी किसी को ये जानकारी ऐसा लगता है कि भाई रहने दो ना, वो जान के क्या काम है, सीधा चैप्टर पे, तो सीधा चैप्टर शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं है ना। ये क्या है कि मैं आपको जो है चैप्टर के साथ साथ पाठ तो हम पढ़ते ही हैं, मैं यहाँ पढ़ता जाऊंगा और आप जो है समझाता जाऊंगा, आप समझते जाओगे, लेकिन इसके अलावा जो ज्ञान है वो आपको मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल 2 सवाल पूछे थे कि सबसे पहली फिल्म कौन सी है, तो ये जनरल नॉलेज का सवाल है, आगे जाके कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएगा कि सबसे पहली जो फिल्म है बॉलीवुड की वो है राजा हरिश्चंद्र, जो एक साइलेंट फिल्म थी, ना म्यूजिक, ना कोई गाना, ना कुछ भी, कोई संवाद नहीं। और जो पहली बोलती फिल्म थी, बोलती मतलब संवाद वाली, डायलॉग वाली, वो थी आलम आरा। तो ये सारी जानकारी जो है वो लिख के रखनी चाहिए आपको। ये जनरल नॉलेज के सवाल है, कहीं पर भी आपको काम आ जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वो केबीसी देखता हूँ ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसके अंदर जो मैं क्लास में पढ़ा चुका होता हूँ, मतलब चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते जो मैं बच्चों को ज्ञान बांटता रहता हूँ, मेरी आदत है ऐसी, बीच बीच में जो है मैं सुनाता रहता हूँ, जो भी है नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक, कोई भी XYZ, जो ज्ञान मैंने दिया, बहुत बार उसी के सवाल आते हैं, बहुत बार। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे को जो मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, कितना पढ़ाते पढ़ाते इजीली मैं बोल देता हूँ, बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन वही नॉलेज अगर उनके दिमाग में रहता है तो बहुत काम आता है। एक बार एक सवाल आया था, आपने 9th में वो चैप्टर कैंसिल हो गया इसलिए आपने पढ़ा नहीं था। आपको याद होगा 9th में एक चैप्टर था चंद्रशेखर वेंकट रामन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन था ना, वैज्ञानिक चेतना के वाहक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन, जो आपके 9th के कोर्स में नहीं था ना, इसलिए हमने पढ़ा नहीं। तो वो चैप्टर जो है उसके अंदर एक छोटी सी लाइन में इतना आता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपने जीवन की शुरुआत जो है, नौकरी की शुरुआत, वो क्लर्क बन के की थी। इसमें वित्त विभाग में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कलकत्ता के अंदर उन्होंने क्लर्क में सबसे पहली नौकरी ज्वाइन की थी। वो क्लर्क थे, हिसाब किताब करते थे कलकत्ता में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब एक बार मैं 3-4 साल पहले की बात है, मैं केबीसी देख रहा था और आखिरी प्रश्न जो है, आखिरी प्रश्न कितने का आता है? 5 करोड़ का, 7 करोड़ का?
7 करोड़। 7 करोड़। हाँ, तो वो जो जैकपॉट प्रश्न होता है उसमें ये प्रश्न आया कि जो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन, जिनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, ये तो आप भी जानते हो, फिजिक्स के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी के अंदर। तो सवाल ये था कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कौन सी जॉब से, कौन सी नौकरी से की, ऐसा सवाल आया। ऑप्शन भी थे, वित्त विभाग, शिक्षण विभाग, सब कुछ थे ऑप्शन। उसमें ये था कि कौन से डिपार्टमेंट में और कहां पर उन्होंने अपनी जॉब जो है वो शुरू की। वो भाई साहब जो थे उन्होंने वो सवाल नहीं दिया, जवाब नहीं दिया और 1 करोड़ लेके चले गए। अब आप सोचो कि वो चैप्टर हम 9th में पढ़ते हैं, हमें मालूम भी है कि वो वित्त विभाग में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कलकत्ता के अंदर क्लर्क का काम करते थे। अब कहीं हम वहां है और ऐसा सवाल आ गया तो हमारे मन में कोई डाउट ही नहीं है, हमें पक्का मालूम ही है कि चंद्रशेखर वेंकट रामन ने कलकत्ता में वित्त विभाग में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम, सबसे पहली नौकरी उनकी क्लर्क की थी, सीधे 7 करोड़ मिल जाते। तो कभी कभी नॉलेज जो है वो काम आ जाता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वीराज कपूर जो है, आयुषी, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, हर दिन मुझे कहना पड़ता है, तेरी आवाज यहाँ सुनाई नहीं देती। अब बोल, अगर सुनाई दे तो अब बोल। वहाँ पे जाना चाहिए आप, मुझे जाना चाहिए, ऐसा ना? हाँ, बात तो सही है, वहां चले जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, सर्वज्ञानी तो होता नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है, कोई सर्वज्ञानी नहीं है। मतलब सब कुछ जानता हो, सब कुछ, हर एक चीज का नॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई नहीं होता। तो ऐसे परम ज्ञानी लोग बहुत कम होते हैं। अगर मैं चला गया और कोई साइंस का या मैथ्स का कोई ऐसा सवाल आ गया, हो सकता है मुझे भी ना आए, तो ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जितना नॉलेज आप अपने पास जो है इकट्ठा करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कई लोग होते हैं जिनको फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, आप भी देखते हो केबीसी के अंदर फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो सब कुछ जानना जरूरी है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो पृथ्वीराज कपूर है, जिनकी फिल्म बड़ी फेमस है मुगले आजम, जो आपने देखी हो ना देखी हो, लेकिन नाम सुना होगा मुगले आजम का, और उसमें अकबर का रोल जो किया है वो है पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर की 3 संतानें हैं, मतलब 3 बेटे हैं। इसमें राज कपूर साहब जो तीसरी कसम के हीरो हैं, दूसरे शम्मी कपूर साहब, और तीसरे शशि कपूर। राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। याद रहा? तीनों नाम याद रहेंगे या नहीं? तो ये 3 बेटे हैं पृथ्वीराज कपूर के, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। राज कपूर साहब को आप जानते हो, कल से मैं उनका ही परिचय दे रहा हूँ, जो इस फिल्म के हीरो हैं। शम्मी कपूर को भी जानते होंगे, गाना कभी उनका सुना होगा, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, देखा है? यस सर। बहुत बार सुना है। हाँ, वो जो है जम्मू कश्मीर की वादियों में, बर्फीली वादियों में उस फिल्म के गाने की शूटिंग हुई है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। वो गाना जो है, वो जो आपने देखा है वो है शम्मी कपूर साहब, वो शम्मी कपूर है। और तीसरे भाई हैं शशि कपूर, वो तो आपने देखा ही होगा, अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म देखी है, दीवार, उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर 2 है हीरो। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शशि कपूर जो है वो तीसरे, मतलब 3 भाई थे। अब जो राज कपूर साहब है, उनके 2 बेटे हैं, जो ये तीसरी कसम के हीरो हैं राज कपूर साहब, उनके 2 बेटे हैं। एक है रणधीर कपूर और एक है ऋषि कपूर। 2 बेटे हैं, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। अब ऋषि कपूर को तो आप जानते हो, मैं आपको परिचय दे चुका हूं, और ऋषि कपूर का बेटा जो है वो रणबीर कपूर, जो अभी नई पीढ़ी, आधुनिक पीढ़ी का हीरो है। और रणधीर कपूर जो है ऋषि कपूर के भाई,
उनकी 2 बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर, 2 बेटियां हैं। आया समझ में कि नहीं? सर राज कपूर के बाद फिर से बोलो। सबसे फिर से बोल रहा हूं, पीढ़ी की शुरुआत हुई पृथ्वीराज कपूर से। पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे हैं, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। उसमें से राज कपूर साहब जो हमारे हीरो हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके 2 बेटे, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। उनमें से ऋषि कपूर का बेटा जो है उसको आप अच्छे से जानते हो, वो है रणबीर कपूर। और रणधीर कपूर की 2 बेटियां हैं, उसको भी आप अच्छे से जानते हो, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, मतलब पुराने जमाने से लेके आपके जमाने तक, नई पीढ़ी तक मैंने पहुंचा दिया, क्योंकि आप करीना कपूर को भी जानते हो, आप रणबीर कपूर को भी जानते हो। तो ये है पूरा कपूर फैमिली जो फिल्मों में सालों से जमा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये हुई उनकी पीढ़ी की बात। तो अब ये राज कपूर साहब जो है, जिनका अभिनय जबरदस्त है, जबरदस्त, और लोग कहते हैं कि राज कपूर साहब जो है उन्हीं का कुछ अंश जो है वो रणबीर कपूर में है, मतलब इसलिए वो एक्टिंग जो है वो अच्छी राज कपूर साहब जैसी कर सकता है, वो गुण है उसके अंदर। वो बर्फी फिल्म जो है उसके अंदर हमने देखा कि उसका अभिनय जो है वो जबरदस्त है। देखी बर्फी फिल्म, देखी है प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर वाली? बढ़िया फिल्म है। तो ये जो है वो मैंने पीढ़ी की बात कही। अब मैं आता हूं इस फिल्म के ऊपर, तीसरी कसम। इसमें टोटल 9 गाने हैं। कितने फिल्में, गाने कितने हैं? 9 गाने हैं। उसमें से कुछ फेमस गाने जो है वो मैं आपको बताता हूं, यहां मैंने लिख के रखे हैं। सबसे पहला गाना आता है, आप YouTube में जो है MP3 में होंगे, सुन सकोगे। बहुत ही बढ़िया गाने हैं, एक एक शब्द को समझना, आपको लगेगा कि वाह भाई वाह, कवि शैलेंद्र ने कितने मस्त जो है ये गाने इस फिल्म के अंदर उतारे हैं। उनके शब्द देखना, मैं अभी आपको सुना नहीं सकता, वरना मैं आपको गाना सुनाता, भले 2-2 लाइन उसका अंतरा सुनाता, लेकिन बहुत बढ़िया गाने हैं। आप टाइम मिले तो सुनना, तीसरी कसम फिल्म के गाने आपको YouTube में MP3 में भी मिल जाएंगे। उसमें ये जो है पहला गाना, वो आपने शायद कभी सुना हो तो, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, सुना है? नो सर। सुना। नो सर। आज आपका जो है वो काम यही है कि जब भी आपको समय मिले माइंड फ्रेश करने के लिए, उस समय आप तीसरी कसम फिल्म के गाने YouTube में आपको पूरी जो है, अरे नाम भूल जाता हूँ मैं, वो रेडियो कौन सा आता है पुराने गाने वाला, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, सारे गामा के गाने हैं, आपको YouTube में मिल जाएंगे। आप सुनना, तीसरी कसम फिल्म में 9 गाने हैं टोटल। उसमें से ये फेमस गाने जो हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसमें ये पहला गाना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। ये जो है उसके शब्द सिर्फ आप सुनना, आपको लगेगा कि नहीं भाई कैसी मस्त रचना है, एक एक शब्द आप सुनोगे, बढ़िया, बहुत मजा आएगा। उसका दूसरा गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। ये दूसरा गाना है, बहुत ही अच्छे शब्द है, आपको सुनकर ही बड़ा मजा आएगा, लगेगा कि नहीं इसमें से बहुत कुछ सीखने जैसी चीजें हैं। आप सिर्फ गाने सुनोगे, गाने के शब्दों को समझोगे, बहुत ही मजेदार गाने हैं। तीसरा गाना है, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, अगर आपने कभी सुना हो तो। बहुत सारे गाने हैं इसके बाद चौथा गाना है, पान खाए सैया हमार, और जो उसका आखिरी गाना है,
वो है मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, क्योंकि ये रचना जो है तीसरी कसम, उसका दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक रचना है मारे गए गुलफाम, उसके ऊपर से बनाई गई ये फिल्म है तीसरी कसम। तो ये जो कुछ मेन गाने हैं इस फिल्म के, जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने लिख के रखा था बताने के लिए, जो मैंने आपको बताया, आज आपको जब भी समय मिले मेरे खातिर इन गानों को सुनना। बहुत ही बढ़िया गाने हैं। उसका म्यूजिक देखना सिर्फ आप, उस समय म्यूजिक में कुछ नहीं था। एक वो फ्लूट थी, मतलब बांसुरी जो आती है वो बजाते थे, एक हारमोनियम था, तबला और एक वीणा जो माता सरस्वती के हाथ में होती है, वो वीणा। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ इतना ही था उस समय, और कुछ भी नहीं था। आज इस जमाने में, प्रेजेंट डे में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हजारों है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजता है ना, नाम भी नहीं आते। लेकिन उस समय सिर्फ इतने ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे और इन्हीं के ऊपर गाने जो है वो बनाए जाते। आप इन गानों को सुनना मेरे खातिर, मैंने आपको बोला है इसलिए आज 2-3 गाने जो है इसके सुन लेना। बहुत ही बढ़िया गाने हैं, खास करके उनके शब्दों पे ध्यान देना, बहुत मस्त शब्द हैं। आपको भी बार बार वो गाने जो है गुनगुनाने का मन करेगा, इतने मस्त गाने हैं। लेकिन शब्दों को समझना आना चाहिए, और अगर ना आए तो मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो, मुझे पूछ लेना, कल मैं वो समझा दूंगा। बहुत बढ़िया गाने हैं, ठीक है? इतना करोगे? यस सर। यस सर। तो ये थी इस फिल्म की जानकारी। अब जहां हम पहुंचे थे वहीं से शुरुआत करते हैं। आधा घंटा हमारा इसमें चला गया ज्ञान बांटने में। अब जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे। तो जब तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे कवि शैलेंद्र, तो कहानी सुनकर उन्होंने, मतलब राज कपूर साहब ने बड़े उत्साह पूर्वक ये काम करना स्वीकार कर लिया इस फिल्म में, पर तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले, तुरंत जो है वो गंभीरता पूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। राज कपूर साहब ने शैलेंद्र को क्या कहा? मेरा पारिश्रमिक जो है मुझे एडवांस देना पड़ेगा, मतलब मेरे मेहनत के पैसे हैं वो मुझे एडवांस में देने पड़ेंगे, तो ही मैं इस फिल्म में काम करूंगा। ऐसा उन्होंने एकदम सीरियस होकर बोला, गंभीरता पूर्वक, मतलब एकदम सीरियस होकर शैलेंद्र को कहा कि इस फिल्म का पैसा एडवांस मुझे आपको देना पड़ेगा। आया समझ में क्या बोला वो? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र को मन में विश्वास था कि ऐसी बात तो करेगा नहीं, जिंदगी भर की हमारी दोस्ती है राज कपूर साहब की और शैलेंद्र की। तो उनको लगा, उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर साहब जिंदगी भर की दोस्ती की जो है ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब शैलेंद्र का चेहरा उतर गया, पैसे जब राज कपूर साहब ने मांगे तब, तो राज कपूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, मुझे पूरा एडवांस चाहिए, मतलब पूरा एडवांस। कितना मांगा? कितना मांगा? 1 रुपया मांगा कि एडवांस में निकालो, चलो 1 रुपया। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, उनको पता ही था कि ये दोस्ती में मस्ती करते रहते हैं, वैसी मस्ती उन्होंने की। लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे, इनको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने का। तो ये तो बेचारे सीरियस हो गए कि मेरा दोस्त के मुझसे पैसा मांग रहा है,
वो समझ नहीं पाए कि ये तो एक्टर हैं, राज कपूर साहब एक्टिंग करते हैं, और उनकी एक्टिंग कैसी होती है, एकदम बढ़िया ही होती है, रियल ही लगता है। तो शैलेंद्र को रियल लगा कि मेरे पास पैसे मांग रहे हैं, असल में वो मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा है कि शैलेंद्र फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे, मतलब सभी तरफ से वो अयोग्य थे, वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनको प्लानिंग भी नहीं था, क्योंकि वो एक कवि हृदय थे, क्योंकि वो एक कवि हृदय थे। उनको किसी भी प्रकार का अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, वो फिल्म लाइन का था ही नहीं। वो तो बेचारे कवि हृदय थे, उनका दिल कवि का था। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। देखो राज कपूर साहब ने सबसे पहले सिखाया अपने दोस्त को, शैलेंद्र को, कि देखो भाई साहब, अगर फिल्म असफल हो गई, मतलब वो सुपर डुपर हिट नहीं गई या तो हिट नहीं हुई, तो बहुत नुकसान जो है पैसों का वो हो सकता है। ऐसा दोस्ती के नाते राज कपूर साहब ने सबसे पहले शैलेंद्र को बताया कि आप फिल्म बना रहे हो, आप पहली फिल्म बना रहे हो, आपको कोई किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है कि फिल्म अगर सक्सेस नहीं गई, असफल हो गई, तो इसके अंदर पैसे जाने का खतरा है। ऐसा राज कपूर साहब ने दोस्ती के नाते शैलेंद्र को बताया। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। देखो ये लाइन को समझना बड़ा जरूरी है। शैलेंद्र जो है वो तो एक ऐसे व्यक्ति थे, आदर्शवादी और भावुक व्यक्ति थे, भावनाओं में डूबे हुए व्यक्ति थे, कवि थे। उनको अपार संपत्ति का कोई मोह नहीं था, पैसे कमाने का कोई मोह नहीं था। उनको तो सिर्फ और सिर्फ आत्म संतुष्टि के लिए, मतलब अपनी आत्मा को शांति मिले, इसलिए अपने आप को सुख मिले, इसलिए उन्होंने इस अभिलाषा के साथ, मतलब इस आशा के साथ फिल्म बनाने का सोचा था। उन्होंने पैसे कमाने के लिए नहीं सोचा था कि मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, ऐसा भी नहीं सोचा था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि इसमें खोट जाएगी तो क्या करेंगे, भले जाए। लेकिन उनका मन कर रहा था कि मैं कवि हूँ, मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ, मैं आदर्शवादी हूँ, मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ, चाहे उसमें मुझे कुछ मिले या ना मिले, चाहे उसमें बड़ी खोट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं भारतीय समाज को, इस हिंदुस्तान के लोगों को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। वितरक मतलब क्या? वितरक मतलब क्या? कठिनाई? नहीं, वितरक का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर्स। बराबर है, बराबर है। जो स्पॉन्सर होते हैं, जो फिल्म को जो है स्पॉन्सरशिप लेके फिल्म को आगे बढ़ाते हैं, उनका वो क्या बोलते हैं उसे, ये कपिल शर्मा शो में सब फिल्म को क्या करने के लिए आते हैं? प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन। तो फिल्म का जो प्रमोशन है, वो ये सब वितरक जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं, फिल्म को फाइनेंस करते हैं, मतलब जो है आपने बोला वैसे ही। तो ऐसा इस फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचो, यहाँ लिखा हुआ है कि तीसरी कसम कितनी महान फिल्म है, कितनी महान फिल्म है, लेकिन एक दुखद सत्य ये है, मतलब एक दुख भरा सत्य ये है कि इसे प्रदर्शित करने में, मतलब इसको जब प्रदर्शित किया जाता है, फिल्म लॉन्च होती है, वो करने के लिए बमुश्किल मतलब बड़ी मुश्किल के साथ जो है वितरक मिले। वितरक मतलब जैसे मैंने आपको बताया
तो उस फिल्म का प्रमोशन करना, उसको आगे जाके थिएटरों में आगे बढ़ाना, लोगों के बीच में लाना, तो इसमें वितरक होते हैं जो फिल्म का वितरण करते हैं, मतलब सब तरफ फिल्म को जो है आगे बढ़ाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे लोग जो है वो मुश्किल से मिले, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद, आप सोचो, इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद इसके वितरण करने वाले वितरक जो है वो नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से कोई कोई मिला। लेकिन आजकल की फिल्मों में तैयार ही रहते हैं, जैसी फिल्म आई तो मिल ही जाते हैं सब तरफ, पूरे हिंदुस्तान में वो फिल्म को लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए। लेकिन उस समय तीसरी कसम फिल्म को बड़ी मुश्किल से वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, बावजूद इसके, मतलब कि राज कपूर जैसा हीरो और वहीदा रहमान जैसी हीरोइन, मतलब ऐसे अभिनेता अभिनेत्री है, फिर भी इस फिल्म को कोई वितरक मिल नहीं रहा था, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई मिल नहीं रहा था। आप सोचो कितना दुख भरी कितनी बात है कि ऐसी फिल्म को कोई सिनेमा घरों में चढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। शंकर जयकिशन का संगीत था, संगीतकार जानते हो कि नहीं? शंकर जयकिशन, यस सर। कौन जानता है? नाम बोलो तो, कौन जानता है? सर उन्होंने सदन रेस झूठ न बोलो वो ना, उसमें गाने में वो गाना गाया है। बराबर है। ये जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर है, संगीतकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है। आपको मालूम है फिल्म के अंदर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इसके अलावा अभिनेता अभिनेत्री मतलब हीरो हीरोइन, इसके अलावा विलन, साथ में जो पात्र निभाने वाले लोग होते हैं वो, और मेन जो है गाने के अंदर वो होते हैं प्लेबैक सिंगर, मतलब पर्दे के पीछे रहकर वो आवाज देते हैं हीरो हीरोइन को, वो है प्लेबैक सिंगर। जानते हो ना, आजकल तो बहुत सारे हैं, आप सुनते भी हो, आजकल के नाम आते हैं आपको 5 प्लेबैक सिंगर के, कोई बता सकता है? बता सकते हो कोई? नो सर। सिंगर के नाम नहीं आते? इतने सारे गाने सुनते हो फिर भी सिंगर के नाम नहीं आते? क्या था, श्रेया घोषाल, पलक मुछाल, अरिजीत सिंह, फिर और जो दर्शन रावल और नेहा कक्कड़। अरे भाई साहब, हजारों सिंगर है, हजारों। ये पहले का जमाना नहीं है, तीसरी कसम फिल्म का जमाना 1966 का नहीं है कि गिने चुने सिंगर थे। हजारों सिंगर है इस समय हजारों सिंगर है। उस समय सिर्फ जो है बड़े बड़े 3, 4, 5 ही सिंगर थे जो हर एक फिल्म में गाना गाया करते थे। आते हैं पुराने सिंगरों के नाम जो पुरानी फिल्मों में गाना गाते थे? किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, फिर मोहम्मद रफी। बराबर है, बराबर है। नितिन मुकेश, कुमार शानू, अलका याग्निक, वो तो मिडल वाले हो गए ना। बराबर बराबर। चलो, आपको इतना तो ज्ञान है कि आप इतने जानते तो हो कि भाई लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, मोहम्मद रफी साहब है, मुकेश है, और हाँ किशोर कुमार है। ये सब जो है ये पुराने सिंगर है। बाद में जब मध्यकालीन युग आएगा फिल्मों का, उसमें आप उदित नारायण, कुमार शानू, अलका याग्निक, ये क्या यार,
शान है, सुनिधि चौहान है। अरे भाई साहब उसका तो नाम ही मत लो, बड़ा गुस्सा आता है। उसको सिंगर किसने बना दिया यही समझ में नहीं आता। चलो तो वो हो गए सिंगर। अब कोई अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के 2-3 नाम दे सकता है? जैसे ये शंकर जयकिशन का नाम यहाँ पर आया, ऐसे बहुत सारे सिंगरों की बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टरों की जोड़ियां हैं। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। एक तो आपने अभी अभी नाम लिया विशाल शेखर, हिमेश रेशमिया। हाँ, विशाल शेखर, हिमेश रेशमिया वो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अनु मलिक वो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। लक्ष्मीकांत प्यारे, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पर शंकर जयकिशन जो है उनका संगीत था इस फिल्म के अंदर, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी। अगर शंकर जयकिशन का म्यूजिक है तो लोग उस फिल्म को देखने के लिए जरूर जाएंगे। इतने फेमस थे म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन। 7वें आसमान पर उनकी लोकप्रियता थी, वो फेमस थे। और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। ये फिल्म के गाने जो है वो फिल्म तो रिलीज नहीं हुई थी, उससे पहले जो गाने रिलीज होते हैं उसमें ये गाने जो है, जो इस फिल्म के गाने 9 है उसमें से कुछ गाने जो है बड़े ही फेमस हो चुके थे फिल्म रिलीज होने से पहले, क्योंकि गाने जो है पहले रिलीज कर दिए जाते हैं, तो बड़े फेमस हो चुके थे इसके गाने। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं मिला, कोई नहीं था खरीदने वाला। खरीदने वाला तो चाहिए ना, जो आगे जाके थिएटरों में पूरे हिंदुस्तान में इस फिल्म को लगाए। कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए, वो कोई नहीं मिला। ऐसी फिल्म होने के बावजूद भी दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। ये फिल्म बिक क्यों नहीं रही थी? इसका कारण ये था कि ये जो है शैलेंद्र, इस फिल्म के डायरेक्टर, उनको 2 के 4 करने नहीं आते थे, और ये फिल्म 2 के 4 करने के लिए बनाई भी नहीं थी। जिनको 2 के 4 करने आते हैं वो फिल्म को बेच सकता है। समझ में आया 2 के 4 करना मतलब? पैसे बनाना, पैसे बड़ा करना। बराबर है। जो पैसे उन्होंने फिल्म में लगाए हैं उसको डबल करना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसा शैलेंद्र को नहीं आता था। अगर ऐसा आता होता और ऐसा करने के लिए उन्होंने फिल्म बनाई होती तो बिक जाती। तो उनको तरीका आता था कैसे बिकना चाहिए। हर एक डायरेक्टर को, हर एक प्रोड्यूसर को फिल्म कैसे बेचनी है वो आता ही है, लेकिन शैलेंद्र उसमें से नहीं थे। उन्होंने ऐसा काम करने के लिए फिल्म नहीं बनाई। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी। ये जो फिल्म है वो ऐसी फिल्म है, इसको आप तराजू पे तोल नहीं सकते, इसका मोल नहीं लगा सकते। चलो भाई ये ऐसी फिल्म है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ये तराजू में तोलने वाली, वजन करने वाली चीज नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो अमूल्य है, ऐसी फिल्म है कि इसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। इसको तराजू में आप तोलो और बेचो, ऐसी ये चीज नहीं है। इसीलिए बामुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई, बामुश्किल मतलब बड़ी मुश्किल से, जब तीसरी कसम फिल्म रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, कोई इसका प्रमोशन करने नहीं आया, ना कोई इसका प्रमोशन किया गया, कुछ भी नहीं। ना वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए कि ये फिल्म आ रही है, ये वो, इसमें ये हीरो है, ये हीरोइन है, इसमें ऐसे गाने हैं,
किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार इस फिल्म के लिए नहीं किया गया। फिल्म कब आई, कब चली गई, मालूम ही नहीं पड़ा। फिल्म जो है वो थिएटरों में कब लगी, कब आई, कब गई, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब बहुत कम लोग थे जो इस फिल्म को देख पाए, बहुत ही कम लोग थे जो इस फिल्म को देख पाए, क्योंकि इसका कोई प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं था, लोगों को कोई जानकारी ही नहीं थी। इसलिए ये फिल्म कब थिएटर में लगी, कब उतर गई, मतलब कब आई, कब चली गई, ये लोगों को पता ही नहीं चला। और सबसे दुख भरी बात यही है इस फिल्म की कि इतनी बढ़िया फिल्म, इतने बढ़िया गाने, इतना बढ़िया म्यूजिक, सब कुछ होने के बावजूद भी इस फिल्म को देखने वाले लोग बहुत गिने चुने थे। आप सोचो कितनी दुख भरी बात है कि ऐसी फिल्म जिसको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें राज कपूर साहब ने गाने क्यों नहीं गए? इसके गाने अच्छे हैं, इसकी स्टोरी अच्छी है, इसमें राज कपूर साहब की सबसे अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट एक्टिंग है, अपने जीवन का सबसे अच्छा अभिनय इस फिल्म के अंदर है। इस फिल्म में वहीदा रहमान है, सब कुछ है इस फिल्म में, क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ये फिल्म कब लगी, कब चली गई, लोगों को पता भी नहीं चला। और यही दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी फिल्मों को बहुत कम देखा जाता है। लोगों को बस वैसी ही फिल्में पसंद है जिसमें कुछ न कुछ ऐसा दिखाया जाए, ऐसे ढिंचक ढिंचक वाले गाने दिखाए जाए, उसमें नृत्य नाच ऐसा जो है वो दिखाया जाए। तो इसलिए उस समय वो जमाना ऐसा था 1966 का कि इतने टीवी नहीं थे कि इसका प्रचार प्रसार हो सके, इतने थिएटर नहीं थे हिंदुस्तान में कि सब जगह ये फिल्म लगे तो लोग देख पाए। तो बहुत सारी चीजें उस समय ऐसी थी जिसके कारण इस फिल्म को बहुत ही कम लोग देख पाए, बहुत ही कम। अभी लेक्चर ओवर हो गया है तो यहाँ तक रखते हैं। पेज नंबर 92 पर सेकेंड पैराग्राफ से बाकी रहेगा। बाकी का अब कल जो है वो इस फिल्म के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो भी आपका होमवर्क है वो मैं व्हाट्सएप में 1-2 क्वेश्चन भेजूंगा। लेकिन आज एक काम जरूर करना, आपका मेन होमवर्क यही है। क्या? गीत तीसरी कसम के गाने। बराबर है, सारे गाने ना सुनो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर आपको गाने बताए जो इस फिल्म के बड़े फेमस गाने हैं, उस समय भी थे, इस समय भी हैं, उस गानों को सुनना और उनके शब्दों पे ध्यान देना। बड़े मजेदार शब्द हैं। और खास करके वीडियो सॉन्ग मिल जाए अगर यूट्यूब में देखने के लिए तो वीडियो सॉन्ग देखना और उसके शब्दों पे ध्यान देना। बहुत ही दिल छू जाने वाले सारे शब्द जो है इन गानों में है, बड़ा मजा आएगा। आज का आपका होमवर्क ये मजेदार होमवर्क है। बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा। चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।